Afternoon, students. Good afternoon to all. Beta. Now we're going to start topic hunger, hardship, and popular revolt. This is the subtopic of your topic age of revolution या revolutions. जो थर्ड जो हमारा मेन टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन उसका ये सब टॉपिक है. ओके, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. ओके, लेट वी डिस्कस अबाउट दिस कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. द 1830s की जो 1830s का जो टाइम जो था यूरोप के लिए के लिए कह सकते हैं, वी कैन से डैट कि एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें वाइड स्प्रेड हंगर था, हार्डशिप था, इकोनॉमिक हार्डशिप थी एंड पॉपुलर रिवोल्ट. और इस हार्डशिप की वजह से, हंगर की वजह से पीपल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या रूल ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम था रूल करने का उसके अगेंस्ट थे एंड दे स्टार्टेड रिवोल्ट. और उन्होंने इन सब चीज़ों के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दी. ओके, तो 1830s का जो ईयर जो था वो एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप लेके आया यूरोप में. द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ जो था उसमें यूरोप में जो था पॉपुलेशन जो था बड़ी फास्टली जो है वो इंक्रीज़ हुआ. पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ थी यूरोप में. कारण उसके पीछे था इंडस्ट्रियलाइजेशन. इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन यूरोप देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट. कि यूरोप में जो था इस टाइम पीरियड में जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, जॉब के को पाने वाले ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट. जबकि एम्प्लॉयमेंट कम थी, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे. एंड ड्यू टू high population, due to large population, the population from rural areas migrated to cities and to live in overcrowded slums. पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इस वजह से जो रूरल पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ रही थी और गाँव से लोग निकल कर के सिटीज़ की ओर जा रहे थे. दे माइग्रेटेड टू द सिटीज़ और टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स. और कहाँ रहना शुरू कर दिया था? ओवरक्राउडेड स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में. And at that time, small producers in town were often faced with stiff competition from the imports of cheap machine-made goods from England. और यूरोप कॉन्टिनेंट में जो सिटीज़ जो थी, जो कंट्रीज़ जो थी, वहाँ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे इन टाउन्स में स्पेशली वर फेस्ड स्टिफ competition फ्रॉम इम्पोर्टेड मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. कि इंग्लैंड से पूरे यूरोप में जो पूरे यूरोप की जो सिटीज़ जो थे वहाँ जो थे इम्पोर्टेड जो था, लोग जो थे इम्पोर्टेड चीज़ों को खरीद रहे थे. क्यों थे? क्योंकि वो मशीन मेड गुड्स थी, चीप थी. जबकि उनके खुद के देशों के जो मैन्युफैक्चर जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो एक्सपेंसिव थे क्योंकि वो हैंडमेड थे, मैनुअली उनको बनाया जा रहा था. और इंग्लैंड से सारा इम्पोर्टेड माल किस में बनता था? चीप था और मशीन मेड था, मशीनों में बनता था. तो इस वजह से वो स्मॉल प्रोड्यूसर फेस स्टिफ कंपटीशन. एंड इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन अदर और देन ऑन द कॉन्टिनेंट. कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था. कहाँ? इंग्लैंड में. पूरे कॉन्टिनेंट में हम यदि देखें तो सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी थी रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग तो वो कहाँ थी? इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा थी. और इंग्लैंड से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी. एंड दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. और कंपटीशन सबसे ज़्यादा जो था वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में था, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप. जिसमें ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल जो था वो होम्स में और स्मॉल वर्कशॉप में होता था. यानी कि कंपटीशन जो था उसमें ज़्यादा टेक्सटाइल में था. और क्यों था? कि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ थी यूरोप की वो मैनुअली प्रोडक्शन कर रही थी टेक्सटाइल का. ओके, और मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे? होम्स में हो रहा था और वर्कशॉप में. वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड. कुछ ही काम था जो मशीन्स के थ्रू होता था.
यूरोप के देशों में। लेकिन जब इंग्लैंड से इम्पोर्टेड मटेरियल आता था यूरोप के अलग अलग देशों में इंग्लैंड से, तो वो चीप था। और जो जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता था यूरोप की कंट्रीज़ में, जो मैनुअली प्रोड्यूस होता था, ओके, मशीन्स कम यूज होती थी, वो कॉस्टली था। तो लोग जो थे ज़्यादा जो परचेजिंग जो कर रहे थे, खरीद रहे थे, परचेज कर रहे थे, वो मशीन मेड गुड्स खरीद रहे थे क्योंकि वो चीप था। क्लोथ्स भी जो हम मशीन मेड गुड खरीद रहे थे। ओके, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी, और इन्हीं रीजन्स में जहाँ पे अब मैन्युफैक्चरर्स थे, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर थे, वो भी सफ़र कर रहे थे, हार्डशिप को फेस कर रहे थे, पॉपुलेशन बड़ी फास्टली बढ़ रहा था, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ठीक है, जॉब्स की कमी थी। तो ऐसे टाइम में इन्हीं रीजन्स में जो एक ग्रुप था एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय पावर, वो अभी भी इंजॉय कर रहा था पावर को। और उसी टाइम में जो पीजेंट्स जो थे, अभी पीजेंट्स स्ट्रगल करेंगे, पीजेंट्स थे वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। वो किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे? बर्डन ऑफ द फेडरल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, उनके ऊपर क्या थी? फेडरल ड्यूज थी, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां बहुत थी। इस वजह से वो इस बर्डन के नीचे दबे हुए थे और स्ट्रगल कर रहे थे। एंड इसी टाइम में जब ये चीज़ें हो रही तब क्या भी हो गया, राइज ऑफ फूड प्राइसेस, कि फूड के प्राइसेस भी बढ़ गए। और एक्सट्रीम कंडीशन का वही फूड के प्राइसेस बढ़ गए। और जब कभी इस टाइम के दौरान जब कभी भी बैड हार्वेस्ट हुआ, कि प्रोडक्शन जो था प्रोडक्शन जो था वो ज़्यादा नहीं हुआ, हाई प्रोडक्शन नहीं रहा, वो लो प्रोडक्शन आया किसी साल, कभी क्रॉप फेलियर हो गया, तो these kind of condition leads to widespread pauperism. Pauperism means poverty, कि जब प्राइस बढ़ गए फूड के और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, बैड हार्वेस्ट हुई, अच्छी फसल नहीं हुई, तो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते थे। और वो किसको लीड करते थे? टाउन्स और कंट्री में पॉवर्टी को। द ईयर ऑफ 1848 वन सच ईयर, ऐसा एक साल था 1848 का जब बैड हार्वेस्ट हुई, प्रोडक्शन जो था या क्रॉप जो थी फेलियर हो गया था, प्रोडक्शन बहुत कम था। अब फूड की शॉर्टेज हो गई इस पीरियड में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था इस टाइम पे यूरोप में। एंड उसका रिजल्ट ये आया कि पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, कि पेरिस की पॉपुलेशन सड़कों पे आ गई। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, कि जो लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड स्टैंड किए गए। इरेक्टेड होता है कि स्टैंड अप, किसी चीज़ों को सीधे खड़ा कर देना, तो बैरिकेड्स आपने देखे हैं कि वो सीधे खड़े कर दिए जाते हैं ताकि लोग जो हैं आगे ना जा सकें। लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा था कि वो रोक नहीं पाया। और जो वहाँ का किंग जो था, मोनार्की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था लुइस फिलिप, वो उसको मजबूर कर दिया गया देश छोड़ने के लिए, वहाँ से भाग गया। फ्ली मतलब भाग जाना। ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, तब लुइस फिलिप जब छोड़ के चला गया देश को, तो नेशनल असेंबली ने घोषणा की एक रिपब्लिक की। गारंटीड suffrage to all, right to vote to all adult males about 21, कि जिन मेल्स की एज जो है 21 ईयर से अबो है, उन सभी को राइट टू वोट दिया गया। नेक्स्ट, गारंटीड द राइट टू वर्क, और गारंटीड किया गया क्या? राइट टू वर्क, ये सभी को काम दिया जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग जो है नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, कि नेशनल वर्कशॉप वर सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि नेशनल जो वर्कशॉप है वो लगा दी गई। जैसे हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसेज होते हैं, उनका काम होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। तो इस तरह के जो ऑफिसेज हैं, जो वर्कशॉप है, ओपन कर दी गई। अर्ली इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया had led a revolt against contractor who supplied them raw material and gave them the order for the finished textile but drastically reduced their payments, कि 1845 में जो वीवर्स जो थे इन सिलेशिया के, एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। वो कॉन्ट्रैक्टर जो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, उन्हें ऑर्डर दे रहा था फॉर फिनिश्ड गुड्स या टेक्सटाइल के लिए,
क्यों रिवोल्ट किया? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर ने ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, उनकी पेमेंट को अचानक से कम कर दिया था। एंड जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन ए सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। और इसी इवेंट को डिस्क्राइब किया एक जर्नलिस्ट ने जिसका नाम था विल्हेम वोल्फ ने, कि ऐसी एक इवेंट को उसने जो है एक्सप्लेन किया कि इन दीज विलेज कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। कि जो विलेज का जो उसने क्या नाम लिया, वो सिलेशियन विलेज की बात कर रहा है कि 18,000 पॉपुलेशन थी। जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो था, क्या था? वीविंग था, सिलना कपड़ों को। मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। लोग वर्कर्स की कंडीशन जो थी बहुत ख़राब थी। एक्सट्रीम मतलब बहुत ख़राब, मिजरी मतलब कंडीशन, इनकी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे। द डिस्परेट नीड जो फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस देयर प्राइसेस ऑफ गुड्स दे ऑर्डर। कि डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स, कि बहुत ज़्यादा जॉब करने की ज़रूरत, कि जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इस बात का एडवांटेज उठाया कॉन्ट्रैक्टर्स ने। और टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, और उन्होंने क्या कर दिया? गुड्स के प्राइसेस को कम कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक हार्डशिप था, लोगों की इनकम कम हो रही थी, तो उन्होंने प्राइसेस कम कर दिए। और जब वो अपने गुड्स के प्राइसेस कम करेंगे, फाइनल गुड्स के, तो जो वो वीवर्स को दे रहे हैं उनको भी क्या देंगे? कम देंगे। उन्होंने अपना प्रॉफिट उतना ही रखना है। किसने? इंडस्ट्रियलिस्ट ने। वो क्या कर देगा? मान लो कोई चीज़ जो है वो 5 रुपये की मार्केट में बेच रहा है और 2 रुपये वो बनाने वाले को दे रहा है, तो 3 रुपये उसकी पॉकेट में गए, इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉकेट में। अब मान लो वही चीज़ उसने 4 रुपये की कर दी, ठीक है, और वो बनाने वाले को दे रहा है 1 रुपया, तो 3 रुपये कहाँ गए? उसकी पॉकेट में गए। यस और नोट? इसी तरीके से पहले वो क्या कर रहा था, उसी चीज़ को समझ में है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कोई चीज़ पहले 5 रुपये की बेच रहा है वो मार्केट में, 2 रुपये किसको दे रहा है? बनाने वाले को। 3 रुपये से पॉकेट में गए, उसको प्रॉफिट 3 रुपये का हुआ। अब मान लो वही चीज़ वो 4 रुपये की बेच रहा है, ओके, और 1 रुपये बनाने वाले को दे रहा है, तो 3 रुपये फिर भी कहाँ गए? पॉकेट में गए ना, और प्राइस भी कम कर दिया उसने गुड्स का, तो उसको तो प्रॉफिट उतना ही लेना था, लेकिन कम किसकी हुई? वीवर्स की। और इसी वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उसी इंसिडेंट को हम देखते हैं, रिवोल्ट किस तरीके से किया उन्होंने। ऑन जून at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched into pairs up to the mansion of their contractor demanding high wages। कि 4 जून को शाम के 2 बजे जो हैं, जो वीवर्स की जो क्राउड भीड़ जो थी वो अपने घरों से निकली, मार्च निकालने लगी पेयर्स में, और मेंशन किया कॉन्ट्रैक्टर्स को, और उनसे डिमांड की हाई वेजेस की। दे वर ट्रीटेड विद स्क्रॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया। स्क्रॉन होता है व्हेन यू डू नॉट रिस्पेक्ट एनीबडी या समवन, जब हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उन्हें जब वो रिवोल्ट का जब वो मार्च निकाल रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको डराया। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू हाउस, कि एक ग्रुप ऑफ जो वीवर्स जो था वो फोर्स ज़बरदस्ती जो है किसी तरीके से जो है हाउसेस में चला गया कॉन्ट्रैक्टर के। स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, एलिगेंट होती हैं जो अट्रैक्टिव पेन्स होते हैं ग्लास के, विंडो की जो ग्लास जो थे अट्रैक्टिव, उनको स्मैश मतलब तोड़ दिया, फर्नीचर्स को तोड़ दिया है। एंड नेक्स्ट इज द वर्ड इज पोर्सिलिन। क्या था? अब ये होता क्या है? पोर्सिलन, पोर्सिलन होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, अपने प्लेट्स और जो प्लेट्स एंड कप्स जो बनते हैं उनको पोर्सिलेन कहते हैं। तो अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, दूसरा स्टोर हाउस को तोड़ दिया, एंड प्लंडर्ड इट,
of supplies of clothes which they tore to shirts. ओके यानी कि जहाँ पे वो प्लंडर्ड मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जो थे स्टोर हाउस में जो है क्लोथ्स रखे हुए थे जहाँ से वो फर्दर सप्लाई करते थे उनको भी ब्रोक कर दिया उन्होंने. ओके द कॉन्ट्रैक्टर fled with his family to a neighboring village which however refused to shelter such a person. लेकिन इन लोगों को वहाँ शेल्टर देने से मना कर दिया लोगों ने. पास वाले गांव में चले गए ये. फ्लैड मतलब भाग जाना. फ्ली से फ्लैड आया. He returned 24 hours later having requisitioned the army. रिक्विजिशन द आर्मी मतलब आर्मी से रिक्वेस्ट की गई आने की. ऑर्डर दिए गए आर्मी को कि आप वहाँ जाइए. तो तब जो है वो वापस आई उसी प्लेस पे. इन एक्सचेंज द फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट. और इसी रिवोल्ट में जो है 11 जो वीवर्स जो थे वो मारे गए आर्मी के द्वारा. उन्होंने उनको शूट कर दिया. ओके थैंक यू बेटा.